हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपने PW ओनली आईज के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं अपने सतीश एनसीईआरटी के सतीश चंद्र सर वाली किताब के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें पहले दो चैप्टर्स को हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये क्लास भी, ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और जो थर्ड चैप्टर है चैप्टर 3, इसके बारे में बात करें, वो चोला एम्पायर है, जो टाइम पीरियड कवर करता है 9th से लेकर 12th सेंचुरी तक। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने हमेशा करने की कोशिश करी है कि मैं सबसे पहले आपके लिए एक बैकग्राउंड प्रिपेयर कर दूं। ठीक है ना, ये मैं कोशिश करता हूँ एक बैकग्राउंड पहले प्रिपेयर कर दूं। देखिए, चोला एम्पायर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चोलास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास चोला का के बारे में जानकारी, चोला के बारे में जानकारी जो है आपके पास तो आप देखेंगे कि दो जगहों पे आपको दिखाई देता है। एक आपने देखा होगा संगम एज में भी चोलास के बारे में जानकारी मिलती है। एक छोटी सी जानकारी पहले आपको दे दूं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं ताकि एक बैकग्राउंड आपके लिए प्रिपेयर रहे। आपने देखा होगा कि संगम पीरियड में जब हम लोग बात करते हैं तो 3 डायनेस्टीज़ के बारे में वहाँ जिक्र मिलता है ड्यूरिंग संगम पीरियड। संगम पीरियड में अगर हम लोग बात करें, संगम पीरियड में तो हम देखते क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 3 डायनेस्टीज़ का जिक्र किया गया है। चेराज, जिसमें एक है हमारे पास चेराज, दूसरे हैं हमारे पास पांड्याज एंड देन हमारे पास तीसरा है चोलाज। ये चोलाज है हमारे पास। ठीक है, सो ये चोलाज हैं। ठीक है, ये जो है चेराज, पांड्याज एंड चोलाज, ये कुछ फॉर्म में ये कंटिन्यू करते रहते हैं। इनफैक्ट यानी कि आफ्टर अगर हम लोग बात करें द एंड ऑफ या डिक्लाइन ऑफ संगम एरा, अगर हम बात करें तो चेराज कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, पांड्याज भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। कुछ फॉर्म में इनकी कंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है, कॉन्टिन्यूटी दिखाई देती है, ये कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यूटी इनकी दिखाई देती है। लेकिन जो चोलाज हैं ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चले जाते हैं और एक तरीके से ये डिसअपियर से होते हुए दिखाई देते हैं। फिर से हम देखते हैं क्या है कि एक टाइम पीरियड हमारे पास आता है दैट इज समवेयर अराउंड 9th सेंचुरी एडी का, 9th सेंचुरी एडी, और यहाँ पर फिर से चोलाज हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, चोलाज फिर से दिखाई देते हैं। ये एक हिस्टोरिकल डिबेट है या एक हिस्ट्री का डिस्कशन का पार्ट है कि क्या ये जो चोलाज हैं ये वही इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर से री एमर्जेंस ऑफ चोलाज कुछ हुआ है या कुछ अलग तरीके के चोलाज हैं। इसके बारे में हम लोग बातचीत तो फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये इटसेल्फ अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन इन चोलाज को अलग करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो इनको बोला जाता है दे आर कॉल्ड मिडिवल चोलाज और इंपीरियल चोलाज। तो एक टर्म आपके लिए मैं यहाँ पर कॉइन कर दे रहा हूँ, कॉइन मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि इतिहासकारों ने किया है, दे आर कॉल्ड मिडिवल चोलाज, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंपीरियल चोलाज, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीरियल चोलाज। राइट, सो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है टाइम पीरियड को अगर आप देखें तो हमारा जो डिस्कशन हो रहा है वो किसके बारे में हो रहा है, ये इंपीरियल चोलाज के बारे में। ये जो इंपीरियल चोलाज हैं जिनको ग्रेट चोलाज भी कहा जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। और इस समय हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो साउथ इंडिया का जो टाइम पीरियड होता है ना, जो साउथ इंडिया होता है वो एक गोल्डन एरा से गुजर रहा होता है, गोल्डन एरा से। ठीक है ना, तो इस समय देखेंगे क्या जो इंपीरियल चोलाज हैं इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या है, गोल्डन एज है हमारे लिए, गोल्डन एज है हमारा साउथ इंडिया में, गोल्डन एज है। दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम लोग बात करें तो हम देखते क्या है कि इस समय इस गोल्डन एज के दौरान हमारे पास पॉलिटिकल हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन दिखाई देता है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन दिखाई देगा, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन दिखाई देता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर में काफ़ी कुछ कल्चरल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है, सांस्कृतिक विकास भी अपने क्लाइमेक्स पे दिखाई देता है, कल्चरल डेवलपमेंट भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सो वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन एज इन साउथ इंडिया। ठीक है, दूसरा देखेंगे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हमें दिखाई देता है, और जो तीसरा हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड द कल्चरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर, चोलाज के अंदर। तो आज इन्हीं चोलाज के बारे में बात करना है जिसे हमने अभी कहा है कि इंपीरियल चोलाज हैं। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे जिनको हम लोग मिडिवल चोलाज भी कहते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि इस समय जो चोलाज है उनका एमरजेंस कैसे होता है, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, कैसे उनका उदय होता है, हाउ दे केम इनटू द पिक्चर, सो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इनके साथ कुछ इनिशियल चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस क्या हैं और इस पीरियड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखते क्या है कि इस समय क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जो क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, एंड देन फिर हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इतना अगर ये काम कर लेंगे तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर तमाम कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, चलिए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। सो आइए पहले हम लोग आते हैं पीपीटी की तरफ। ठीक है ना, पीपीटी पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमारे लिए यहाँ पर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें तो देखते हैं क्या है। सो ये है हमारे पास चोलास। अब ये देखेंगे यहाँ जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ना, ये जो आपका ब्लू में आप देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा, जो ब्लू में दिख रहा है, ये चोला एम्पायर है, मेडिवल चोलास का ये पूरा का पूरा टेरिटरी दिखाई दे रहा है। ठीक है,
और ये जो आप पिंक शेड पे देख रहे हैं ना, ये पिंक शेड में यह जो आपको दिख रहा है, जो कि नॉर्थ में आप देखेंगे कि बंगाल तक आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पालाज का रीजन है, ये बंगाल तक दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें चोलास का जो है सो श्रीलंका में भी इन्फ्लुएंस रहा है, इनफैक्ट कंट्रोल भी काफ़ी हद तक रहा है। फिर हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में ये पूरा देखेंगे कि जो इंडोनेशिया है, जावा, मात्रा, सुमात्रा, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ भी उनका प्रभाव देखने को रहा है। तो हम ये देख रहे हैं क्या कि यहाँ तक डायरेक्ट उनका कंट्रोल है, यानी कि उनका टेरिटरी है जो ब्लू शेडेड वाले रीजन है, और जो पिंक वाले रीजन है ना, यहाँ पर उनका प्रभाव रहा है। इसका मतलब क्या है कि चोलास जो हैं वो छोटे मोटे पावर नहीं है, बहुत बड़े पावर हैं, माइटी पावर्स हैं, जिनका इन्फ्लुएंस हमें क्या कहते हैं इंडिया के बाहर भी देखने को मिल रहा है। इस इमेज के थ्रू हम लोग ये देखने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि ये चोला एम्पायर है, उसका जो टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं ये 9 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में देखते हैं। जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बताया था, ये जो चोलाज हैं इनका री एमरजेंस कह लीजिए, एक बार हम कहें कि पिक्चर में होता है कब, 9th सेंचुरी में। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत जब स्टैब्लिश्ड होना शुरू हो जाएगा या हो रहा होगा, उस समय देखेंगे ये लोग फिर से डिक्लाइन कर जाएंगे और हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। नाउ अब ये जो टॉपिक्स हमें कवर करना है मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर भी दिया है, तो इसमें देखेंगे पहला हमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, राइज ऑफ द चोला एम्पायर के बारे में बात करेंगे, देन एज ऑफ राजा एंड राजेंद्र फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो इंपीरियल चोलाज हैं इसमें ये दो सबसे इंपॉर्टेंट किंग हैं, ठीक है ना, ये फादर है राजा एंड देन जो सन है वो है राजेंद्र फर्स्ट। सो ये डुओ जो दोनों मोनार्क हैं, जो आपके एम्पायर हैं, जो किंग है ना, राजा और राजेंद्र फर्स्ट, ये इनका काफ़ी कुछ अचीवमेंट रहा है चोला पीरियड में, जिनके बारे में आज हम लोग को बात करना है। फिर हम लोग बात करेंगे ये जो इतना माइटी, या हम जिसके बारे में बोल रहे हैं इतना ग्लोरियस जो हिस्ट्री रहा हुआ है साउथ इंडिया में चोलास के दौरान, उस समय का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या था, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग जरूर करेंगे, एंड देन कल्चरल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि सब टॉपिक्स हैं इस बड़े टॉपिक के अंदर हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है कि जैसा कि मैंने आपसे भी बताया था कि जो चोलाज हैं इनका एमरजेंस होता है 9th सेंचुरी एडी में। कैसे हुआ ये तो मैंने आपको बताया ही कि 9th सेंचुरी एडी में इनका होता है, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन क्या होते हैं कि ये जो है रीजेंसी में नहीं आते। इसका मतलब ये है कि अचानक से ये लोग किंग नहीं बन जाते, मोनार्की इनकी स्टैब्लिश नहीं हो जाती, रादर ये लोग पहले फेडेटरी लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होंगे, ये सामंत होंगे, और उसके बाद हम देखें जब ये अपना मोनार्की पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर लेंगे, इनका किंगडम स्टैब्लिश हो जाएगा, तो हम देखते क्या है कि पूरे पेनिनसुलर इंडिया के लार्जर पार्ट पे इनका कंट्रोल हो जाता है। जैसा कि इमेज में ही आपने देखा कि ओवर द टाइम इनका जो कंट्रोल होता है वो केवल चोला मंडलम, यानी कि जो चोला टेरिटरी है उसके बियॉन्ड, ये हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में भी चला जाता है, बंगाल तक का रीजन होता है। इनका कंट्रोल इन कोर्स ऑफ टाइम हम देखेंगे कि नॉर्दर्न श्रीलंका में भी डायरेक्टली एस्टैब्लिश हो जाता है, और इन्फ्लुएंस तो पूरे के पूरे श्रीलंका पे भी होता है, ठीक है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी इनका कंट्रोल होता है। लेकिन जब ये पावर के रूप में एस्टैब्लिश हो रहे होते हैं तब इनका जो कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है, वो पेनिनसुला में होता है, यानी कि लार्जर पार्ट ऑफ जो पेनिनसुला है उसको ये लोग क्या करेंगे, वहां पर इसको जो है अपनी हेजमनी एस्टैब्लिश करके अपने रूल को शुरू करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि जो चोला लोग हैं ना, जो चोला पीपल है या चोला एम्पायर है, इनके पास बड़ी एक स्ट्रांग आर्मी होती थी। अब इस स्ट्रांग आर्मी का क्या रेलेवेंस है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो चोला के पास नेवी का होना, एक तरीके से उनके पास ये जो है बोन था, ठीक है ना, और एक तरीके का उनके पास आशीर्वाद था। इस नेवी के थ्रू वो दो काम कर रहे थे। पहला तो काम ये होगा कि ये क्या करेंगे, ये आपका जो है नवल कॉन्क्वेस्ट भी करेंगे, और जो भी लिटरल स्टेट्स, या हम लोग ये बात करें कि जो भी हमारे पास जो जावा, सुमात्रा, मलाया में जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, उन सभी को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ये बिना नेवी का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब स्ट्रांग नेवी का होना इनके पास इसलिए भी सहायक हो जाता है, और ये भी ज़रूरी भी हो जाता है कि वो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ भी जाकर ये कंट्रोल करेंगे, स्टैब्लिश कर पाएंगे, श्रीलंका के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाएंगे। और इस तरफ अगर हम लोग बात करें वेस्ट की तरफ, तो हम देखेंगे मालदीव्स में भी ये लोग अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे। तो नेवी का होना एक तो ये है कि उनके जो पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट है उसमें हेल्प करेगा, और दूसरा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होगा स्ट्रांग नेवी के होने की वजह से, क्योंकि चोला जो है इसमें क्या करेंगे, ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये नेवी के बिना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ही रेलेवेंस है कि इनके पास नेवी का होना क्या है, वो एक एडेड एडवांटेज इनके पास हुआ करता था। सो दे एक्सेल्ड इन द सी ट्रेड ऑल्सो, ठीक है ना। अभी आप देख पा रहे होंगे, अगर ये जो ब्लू शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये अगर चोलास का है, ये चोलास का ही एम्पायर है, तो अगर उनको यहाँ कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, यहाँ कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, यहाँ कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, तो दैट वोंट बी पॉसिबल विदाउट अ स्ट्रांग नेवी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इनको अगर चाइना के साथ ट्रेड भी करना है, ये चाइना है, अगर उनके साथ ये ट्रेड भी करना है, तो विदाउट स्ट्रांग नेवी इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो उनके पास जो है, सो अगर नेवी अगर है उनके पास एक स्ट्रांग नेवी है, तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना।
इस नेवी के सहारे वो हम देखते क्या है कि वो श्रीलंका पे भी अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड श्रीलंका। और इस सब देखें तो ये मालदीव्स के ऊपर भी अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेवी दे could establish their control over Sri Lanka and the Maldive Islands, ठीक है ना। और उन्होंने अपना प्रभाव जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी स्टैब्लिश कर रखा। अब आइए हम देखते हैं कि राइज ऑफ द चोलास के बारे में हम लोग बात करते हैं कि राइज कैसे होता है। देखिए, अगर हम लोग जब बात करें इंपीरियल चोलास के बारे में, मेडिवल चोलास के बारे में, तो इनकी स्थापना के बारे में कहते हैं कि जो इनके इनिशियल पर्सन हैं वो है कौन, वो है विजयालय, ठीक है, जिन्होंने 9th सेंचुरी एडी में इस एम्पायर को स्टैब्लिश करा, ठीक है, स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज एट तंजौर, तंजौर में इन्होंने अपनी इनिशियल कैपिटल को स्टैब्लिश करा, ठीक है, तंजौर भी इनकी कैपिटल है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अचानक से चोलास जो फिर से पिक्चर में आते हैं वो ऐसा नहीं है कि अपनी रूलिंग अपनी किंगडम के साथ ही एस्टैब्लिश होते हैं। रादर पहले क्या होता है कि पल्लवास जो होते हैं, पल्लवास के ये सामंत होते हैं, दे आर द फेडिटरीज ऑफ पल्लवास। जो पल्लव हैं उनके ये सामंत हुआ करते थे। फिर वो सामंत जैसे ही पल्लवास कमजोर होते हैं वैसे चोलास क्या करेंगे, वो अपना पावर एक्यूमुलेट करके पावर में राइज करना शुरू करेंगे, अपने कैपिटल को तंजौर में स्टैब्लिश करेंगे और एक पूरी तरीके से 9th सेंचुरी आते आते तक वो क्या करेंगे कि अपना चोला एम्पायर को स्टैब्लिश कर लेंगे और पल्लवास को क्या करेंगे, सीन से बाहर करेंगे, यानी कि पल्लवास के डोमिनेंस को वो खत्म करेंगे। तो हम देखेंगे दे डिफीटेड पल्लवास, ठीक है ना, स्टैब्लिश देयर कंट्रोल इन तंजौर, ठीक है, एंड जो है देन वो क्या करेंगे कि अपना एम्पायर को स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग साउथ इंडिया में आते हैं तो केवल पल्लवास ही उनके लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरा फॉर्मेडेबल पावर भी इस वक्त था बिफोर द राइज ऑफ चोलास, वो है पांड्यास, ठीक है ना। तो पांड्यास को भी इनको क्या करना, उनके साथ भी इनको कॉन्फ्लिक्ट करना होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा और ग्रेजुअली पांड्यास जो है वो क्या होंगे, कमजोर होते चले जाएंगे, दे विल डिक्लाइन इन देयर पावर और धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। तो दूसरा क्या है कि दे विल वीकेन, क्या करेंगे, पांड्यास को, ठीक है ना। सो दे डिफीटेड पल्लवास एंड दे वीकेंड द पांड्यास, ठीक है, पांड्यास को भी ये वीक करेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैप में, अगर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि दिस इज द रीजन ऑफ चोलास, ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ पांड्यास, दिस इज द रीजन ऑफ पांड्यास, ये पांड्या का रीजन है और दिस कॉल्ड चेरास। तो ये जो चोलास हैं ये तो पहले पल्लवास को आउट ऑफ सीन करेंगे और जब पल्लवास को ये क्या करेंगे, जब आउट ऑफ सीन करेंगे, पल्लवास को खत्म करेंगे, तो बट ऑब्वियस है कि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो पांड्यास के साथ होगा। पांड्यों को या तो डिफीट करें, बिल्कुल आउट ऑफ द सीन करें, या उनको इतना कमजोर कर दें कि चोला के जो राइज हो रहा है, जो एमरजेंस हो रहा है, उसमें वो कहीं भी बाधा बन करके उत्पन्न ना हो सके, ठीक है ना। सो दिस वाज द वन सेकंड एस्पेक्ट, ठीक है। तो जब ये एस्टैब्लिश हो रहे थे तब इनका दो एसेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था, वो था एक पल्लवास के साथ और दूसरा था पांड्यास के साथ। और फाइनली वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो तमिल कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं तोंडा मंडला या संस्कृत में बोलते हैं तोंडा मंडलम, ठीक है ना, यहां पर उनका कंट्रोल स्टैब्लिश हो पाता है। और ये जो तोंडा मंडलम है ये पूरी तरीके से तमिल कंट्री को क्या करता है, वो जो है मैनिफेस्ट करता है या उनके बारे उनको एक्सप्रेस करता है। तोंडा मंडलम पे वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करके अपने राज्य को स्टैब्लिश करेंगे। अब आइए, रास्ता इतना आसान भी नहीं था। हमने देखा कि जब वो लोग स्टैब्लिश हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, पल्लवास को एलिमिनेट किया, पांड्यास को कमजोर किया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पावर हैं जो हम देखेंगे कि चोलास के राइज में एक बहुत बड़े स्टम्बल ब्लॉक के रूप में दिखाई देंगे, यानी कि उनके राहों के वो कांटे होंगे, ठीक है। और ये होगा कौन, ये है राष्ट्रकूटास। इस समय राष्ट्रकूटास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही पावरफुल किंग है जिसका नाम है, वो है कृष्णा थर्ड, कृष्णा थर्ड होगा, ठीक है ना। अब जो कृष्णा थर्ड है चोलास के इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट में वो क्या करेगा, वो बाधा बनने की कोशिश करेगा। और इनफैक्ट हुआ भी ऐसा ही, जब चोलास अपना एम्पायर का एक्सटेंशन कर रहे थे तो इनकी राष्ट्रकूटों के साथ इनकी लड़ाई होती है दक्कन में, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में पूरे डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है ना, कुछ पार्ट्स कर्नाटका में भी थे। तो इनकी लड़ाई राष्ट्रकूटों के साथ होती है और यहाँ पर में जो किंग है वो है आपके पास कौन, कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड के साथ इनकी लड़ाई होगी, लेकिन चोलास अनफॉर्चुनेटली डिफीटेड हो जाएंगे। लेकिन चोलास का जो है मनोबल वो डाउन नहीं होगा, निश्चित तौर पे वो डिफीटेड होंगे इन द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटास, ठीक है, बट दे विल वेट फॉर देयर टर्न, ठीक है। और बाकी अपना एक्टिविटी वो साउथ की तरफ ही वो सबमिट करके रखेंगे, साउथ में की तरफ देखेंगे, वो अपनी एक्टिविटी में कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद जो राष्ट्रकूटास हैं वो थोड़े कमजोर पड़ेंगे क्योंकि कृष्णा थर्ड का डेथ हो जाता है। और कृष्णा थर्ड जो किंग है जिनके हाथों चोलास की पराजय हुई थी, उनके मरने के बाद, उनके डमाइस के बाद चोलास का किस्मत का तारा बूम पे चलेगा। और हम देखेंगे क्या कि अब इस रीजन में भी वो लोग क्या करेंगे, अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। सो कृष्णा थर्ड यानी कि राष्ट्रकूटास चोलास के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम होंगे। लेकिन कृष्णा थर्ड के मरने के बाद, गुजरने के बाद, जो चोला एम्पायर है उनका एक बहुत बड़ा जो पावर होगा वो क्या होगा, जो मतलब इनके मतलब जिसके साथ पावर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो आउट ऑफ द सीन हो जाएगा। और ये इनफैक्ट हुआ भी। अब हम देखते क्या है कि जब चोला अपने राइज पे आते हैं तो दो इंपॉर्टेंट किंग हैं, ठीक है ना, बेसिकली ये फादर और सन है।
एक है राजा राजा फर्स्ट और दूसरा है राजेंद्र चोला या राजेंद्र फर्स्ट। अब उनकी कहानी भी थोड़ी सी हम लोग बात करें कि राजा राजा का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है चोला एम्पायर में, उनके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजेंद्र फर्स्ट और राजेंद्र चोला। ठीक है, तो ये है राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। सो दिस द इमेज ऑफ राजा राजा फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड रहा हुआ है लेट 10th सेंचुरी से लेकर इनिशियल जो है डिकेड्स ऑफ 11th सेंचुरी, यानी कि 985 टू 1014 तक जो टाइम पीरियड है वो राजा राजा चोला का है। एंड देन 11th सेंचुरी में हम टाइम पीरियड देखें तो राजा के बाद जस्ट बाद उनका सन राजेंद्र चोला आएगा, जिसका टाइम पीरियड होता है 1014 से लेकर, यानी कि 1014 से लेकर हम बात करें 1044 तक चलता रहता है। ये दोनों के दोनों फादर एंड सन हैं। ठीक है ना। हम बात करें, अब देखते क्या है कि इनिशियली कुछ काम जो है राजा राजा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, चाहे वो अगर इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम लोग बात करें या फिर कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करें। ठीक है, और जैसे राजा राजा का टाइम पीरियड समाप्त होता है तो उसको फर्दर करने का काम करेगा कौन? राजेंद्र चोला या राजेंद्र फर्स्ट करेगा। तो इन दोनों को देख लेते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है चोला एम्पायर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे राजा राजा फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो राजा राजा ने क्या किया है अपना टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के प्रोसेस में, यानी कि जो इनका क्षेत्रीय विस्तार है या क्षेत्रीय विजय जो ये करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने किनलॉन, जिसको कि हम लोग कोल्लम भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये चेराज से उन्होंने ले लिया। अगर हम मैप पे देखेंगे, अगर हम बात करें डीप साउथ में, तो ये जो रीजन है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो रीजन आपके पास है ये है हमारे पास किसका? क्यूलॉन का। ठीक है ना, क्यूलॉन का, जिसको कि हम लोग कोल्लम भी बोलते हैं, कोल्लम भी बोलते हैं। ठीक है ना, दिस इज कोल्लम। और जो रीजन है दूसरा वो यहाँ जीतेंगे, दैट इज कॉल्ड मदुरई। ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड मदुरई। इसका भी कॉन्क्वेस्ट करेंगे कौन? राजा राजा फर्स्ट। तो ये है हमारे पास क्यूलॉन, ठीक है, जिसको कोलम भी बोलते हैं, एंड दिस इज योर मदुरई, इसको भी कॉन्क्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट राजा राजा चोला ही क्या करेगा? इंडिया के टेरिटरी को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद वो कहाँ आएंगे? दैट ही विल कम इनटू तमिलनाडु। और तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करें तो नॉर्दर्न तमिलनाडु उनके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि तमिलनाडु तक भी जाते हैं। इसके बाद वो फिर क्या करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट जो कर्नाटका है, जहां हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका में भी अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि राजा राजा के टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि जो विस्तार हो रहा है चोला एम्पायर का, वो कहाँ हो रहा है? वो हम देखेंगे इधर वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, जो कि हमारा मालाबार कोस्ट है, इस तरफ किनलॉन में होगा जो कि कोल्लम है। फिर हम देखेंगे कि मदुरई को भी जीतते हैं, एंड देन हम देखते हैं क्या है यहाँ पर में नॉर्दर्न श्रीलंका में भी वो अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश कर पाते हैं। एंड देन अगर हम बात करें तो कर्नाटका के भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे भी ये कंट्रोल करते हैं। सो ये इन्होंने कुछ कॉन्क्वेस्ट किए थे। ठीक है ना, ये कॉन्क्वेस्ट करना उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इसका देखते हैं कि उसकी एक इच्छा भी ये थी कि अपना जो रूल है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सटेंड करें। ठीक है ना, ठीक है, एक्सटेंड करें, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग हिज ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोवेस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें कि पहले तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया के अंदर जो भी कॉन्क्वेस्ट कर सकते थे साउथ इंडिया के अंदर उन्होंने किया, फिर श्रीलंका को कंट्रोल किया, एंड देन दे ट्राई टू स्टैब्लिश हिज कंट्रोल इन साउथ ईस्ट एशिया। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी कि चोलास के पास एक विचार ये था, चोला वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर डायरेक्ट कंट्रोल विद द चाइना, और चाइना के साथ ट्रेड करने का मतलब ये था कि आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्दी होगी और बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और उस बीच में हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करना या अपने हेजेमनी में रखना, दैट वाज क्वाइट नेसेसरी। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि उनका एक इच्छा होती है कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी चले, इसलिए उन्होंने क्या किया, हम देखेंगे क्या कि श्रीलंका के बाद उन्होंने मालदीव्स को भी जीतने की कोशिश करी, ताकि उस रीजन में ट्रेड जो है, ट्रेड रूट के ऊपर, जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है, उसके ऊपर उनका कंट्रोल स्टैब्लिश हो सके। अब ये हमने देखा, अब हम देखिए ये जो काम था इनिशियल काम, वो हमने देखा कि राजा राजा ने किया। ठीक है ना, राजा राजा के बारे के बाद हम आते हैं, उनका जो सन है वो उनका है राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोला भी इनके बारे में कहते हैं। ये क्या करेंगे कि जो काम अधूरा छोड़ा उनके फादर ने, राजा राजा ने फर्स्ट ने, उसको ये पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, आपने ये देखा कि राजा राजा फर्स्ट ने क्या किया था, नॉर्दर्न श्रीलंका को ही बस जीता था, इन्होंने पूरे श्रीलंका के ऊपर अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश कर लिया। सो ही कैप्चर्ड और ही कंट्रोल्ड द इंटायर श्रीलंका। ठीक है ना, तो ही टुक कंट्रोल ऑफ श्रीलंका, इंटायर श्रीलंका, इट इज नॉट अबाउट द नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है ना, बल्कि ये क्या करेंगे, सदर्न श्रीलंका को भी कंक्वेस्ट करेंगे और इसको भी अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, इनका जो पूरा का पूरा रूल होता है राजेंद्र फर्स्ट का, वो नियरली 50 ईयर्स का होता है, लगभग 50 वर्षों का होता है, सम अराउंड नियरली 50 ईयर्स। ठीक है, लेकिन हम देखते क्या है कि इस 50 वर्षों में इनको क्या करना होगा, अपने जो लोकल जो भी स्टेट्स हैं या आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट अपने मेन लैंड में भी करना पड़ेगा। आपने देखा था क्या कि इनिशियली जब चोला एम्पायर एस्टैब्लिश हो रहा था तब भी पांड्याज के साथ लड़ाई हुई, लेकिन पांड्याज जो है वो एलिमिनेट नहीं हुए थे, ये आउट ऑफ सीन नहीं हुए थे, बल्कि वे कमजोर किए गए थे। ठीक है ना,
और पांड्याज भी फिर से अपने पावर को रिगेन कर रहे थे, ठीक है। जाहिर सी बात है जैसे वो अपने पावर को रिगेन करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ चोला एम्पायर अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, तो साउथ इंडिया में चोला वर्सेस पांड्याज भी होंगे। और हम देखते क्या है कि इस समय वो क्या करेगा, पांड्याज को कंप्लीटली एनिहिलेट करेगा। वो कौन करेगा, राजेंद्र फर्स्ट। तो ही रूटेड अवे पांड्याज एंड जो है चेरा एम्पायर। तो आपने जो देखा था कि जो साउथ इंडिया में ये हमारे पास जो है सो देखे थे, यहाँ पर चेराज थे, दे वेर द चेराज, और ये जो पांड्याज थे पांड्याज, इनको इसने क्या कर दिया, अपरूट कर दिया। और ये काम कब होता है, दैट्स इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। तो एक काम ये इनकी जो विजय होती है, पहला ये होता है कि श्रीलंका के ऊपर उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश किया, और दूसरा उन्हें नेबरिंग स्टेट्स में पांड्याज को और चेराज को अपरूट ही कर दिया, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं। और अपरूट करने के बाद जो उनकी टेरिटरी थी उसे पूरी तरीके से चोला एम्पायर में शामिल कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें तो ये जो रीजन है पूरा का पूरा, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ चोला एम्पायर, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ चोला एम्पायर, राइट, डन। अब भाई हम देखते हैं अब होता क्या है कि साउथ इंडिया में अपनी विजय हासिल करने के बाद, ठीक है, इनका जो टेरिटोरियल एम्बिशन था किसका, राजेंद्र चोला का, वो काफ़ी हाई था। इन्होंने साउथ इंडिया को कन्क्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है अपना ध्यान नॉर्थ इंडिया की तरफ दिखाया। और उनके कंटेम्प्रेरी में अगर हम लोग बात करें तो इस समय अगर देखें बंगाल की तरफ, नॉर्थ इंडिया में देखें तो शासन चल रहा था किसका, पालाज का। इन्होंने क्या किया, जो राजेंद्र फर्स्ट हैं या राजेंद्र चोला हैं, इन्होंने अपना एक्सपेडिशन नॉर्थ की तरफ भी किया। और जब ये नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो उन्हें उसी रूट को फॉलो किया जिसको फॉलो करते हुए कभी गुप्ता किंग समुद्रगुप्त नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है, ठीक है ना। और इसने जा करके बंगाल तक अपनी विजय करी, ठीक है ना, विजय करा, और वहां से गंगा का वाटर लेके आया और कावेरी के माउथ पे आके के उसने एक नया क्या कहता है शहर जो है एक नया टेम्पल स्टैब्लिश करा जिसका नाम है गंगई कोंड चोला, ठीक है ना। सो हम देखते क्या है कि ये जो है एक नया क्या जो है सो वो क्या बनाएगा, एक टेम्पल भी बनाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं क्या है कि एक टाइटल भी लेगा गंगई कोंड चोला का, ठीक है। एंड दूसरा ये है देखेंगे क्या कि एक नया शहर बसा था, दैट इज एट द माउथ ऑफ कावेरी, दैट इज कॉल्ड गंगई कोंड चोलापुरम नियर द माउथ ऑफ कावेरी। तो उसने एक टाइटल रखी, एक लोफ्टी टाइटल, लोफ्टी टाइटल क्या है, गंगई कोंड चोला का। और दूसरा क्या है कि उसने क्या किया, एक अपना कैपिटल बनाया एट द माउथ ऑफ कावेरी जिसका नाम है गंगई कोंड चोला, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते क्या है राजेंद्र चोला के बारे में, तो उसने कुछ जो है सो और भी एक्सपेडिशंस किए। अभी तक तो एक्सपेडिशन में देखा कि उसने जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ पर साउथ में भी उसने कुछ एक्सपेडिशंस करे, उसके नॉर्थ में भी वो जो है सो बंगाल तक चला जाता है, वहाँ भी कुछ एक्सपेडिशन करा, श्रीलंका को भी जीत लिया था। अब इसके बाद बारी आ रही है साउथ ईस्ट एशिया की। उसके फादर की जैसे इच्छा थी कि वो साउथ ईस्ट एशिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। उसका जो रीज़न था, उसका जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो प्योरली क्या था, वो था इकोनॉमिक पर्पस, क्योंकि वो ट्रेड रूट पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में अपना हिस्सा चाहते थे, डायरेक्टली अपना रिलेशंस चाइना के साथ इस्टेब्लिश करना चाहते थे। जिस काम को आगे करने का काम कौन करेगा, दैट इज कॉल्ड राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है ना, राजेंद्र चोला। 10th सेंचुरी में हम देखते क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया में हम देखते हैं कि जो शैलेंद्र डायनेस्टी है इसके ऊपर वो क्या करेगा, एक्सपेडिशन करेगा, ठीक है ना। और ये शैलेंद्र डायनेस्टी का जो रूल चल रहा था ये था कहाँ पे, मलय पेनिनसुला में के अंदर, जिसमें जावा, सुमात्रा और कई क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल थे, ठीक है। और इस समय जो है शासन चल रहा था श्री विजय जो है डायनेस्टी का, उसके कई किंग होंगे यहाँ पे। सो श्री विजय जो डायनेस्टी है उसका रूल चल रहा था, ठीक है ना। और उन्होंने कंट्रोल कर रखा था ओवरसीज ट्रेड को लेकर के टू चाइना। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर ये देखें ये इंडिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो लिटरल स्टेट्स है ना, इसी में शैलेंद्र डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही है, श्री विजय एम्पायर रूल कर रहा है, और इनका चोलाज के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इनिशियली हम देखेंगे कि इनका जो रिलेशन है वो चोलाज के साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो इस समय के ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी के जो लोग हैं या शैलेंद्र जो डायनेस्टी के लोग हैं या फिर हम बात करें श्री विजय का जो रूल चल रहा है इसमें, ये लोग लार्जली कौन है, ये लोग जो हैं बुद्धिस्ट हैं, ठीक है ना, और ये इंडिया की तरफ आना चाहते हैं। तो एक रिलीजियस पर्पस भी है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो है चोलाज के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय चोलाज का एक इंटेंशन ये होगा, वो इंटेंशन ये था कि वो अपना डायरेक्ट कंट्रोल क्या करें, चाइना के साथ स्टैब्लिश कर पाएं। और डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करने में उनके बीच में कौन आ रहा है, तो ये देखेंगे जितने भी स्टेट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के वो उनके बीच में आ रहा होगा। इसलिए चोला और इनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट फेज में हम देखते क्या है कि चोला वांटेड टू रिमूव द ट्रेड ऑब्स्टेकल्स, और ये जो ट्रेड ऑब्स्टेकल्स है वो स्टैब्लिश किसके द्वारा किया जा रहा है, दैट वाज बाय द शैलेंद्र डायनेस्टी, ठीक है ना, क्योंकि ये करेंगे। सो चोला वांटेड टू एक्सपैंड देयर ट्रेड विद चाइना, जैसा कि मैंने आपसे बता ही दिया कि चोला नेवी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वाज एबल टू आउट द शैलेंद्र एम्पायर
और वे लोग डायरेक्टली अपना स्टैब्लिश कंट्रोल कहाँ करेंगे, चाइना के साथ करेंगे। तो दे कैप्चर्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जिसमें एक नाम है कादारम का, एंड अदर प्लेसेस इन द मलाया पेनिनसुला एंड सुमात्रा, ठीक है। और जो है इस तरीके से हम देखते हैं कि अभी जब वो बंगाल तक चला जाता है, और बंगाल नॉर्थ में चला जाता है मेनलैंड में, और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल कर लेता है, तो आप देखेंगे क्या कि ये अगर सी है हमारे पास, तो ये होता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, और ये है हमारे पास अरेबियन सी। तो अब यहां तक उसका कंट्रोल होने की वजह से, ठीक है, और इन क्षेत्रों में भी उसका कंट्रोल होने की वजह से उसने पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल को अपने कंट्रोल में कर रखा। और ये कहते हैं कि यहां आकर वो क्या करता था, खेला करता था। इसका मतलब क्या है कि उसने पूरे बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बना रखा है। चोला लेक कहने का मतलब क्या है, एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि इसके ऊपर में अब उसका क्या हो गया, अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया। जब जैसे मन करे वैसे चोलाज वहां जा सकते हैं, उसमें जो है सो अपना जो है सो अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। एंड दिस इज हाउ बे ऑफ बंगाल बिकम, जो है क्या बन गया, वो चोला लेक बन गया, ठीक है ना। तो हम देखते हैं चोला लेक में ये कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखिए बारी ये आती है कि उसने अपने ट्रेड ऑब्स्टिकल्स को साउथ ईस्ट एशिया से रिमूव कर दिया। अब बारी इस बात की थी कि चोलास क्या करें, अपना डायरेक्ट रिलेशंस या एक बेहतर रिलेशन किसके साथ एस्टैब्लिश करें, तो चाइना के साथ एस्टैब्लिश करें। इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि चोलास करते क्या हैं कि अपने जो है सो क्या करेंगे, जो एम्बेसीज हैं उनको भेजना शुरू करेंगे, ठीक है ना, चाइना की तरफ भेजेंगे। और एक बार की बात है कि लगभग 70 जो व्यापारी हैं, 70 मर्चेंट्स हैं, उनका एक पूरा का पूरा जो है एम्बेसी या हम बात करें मिशन जो है वो जाता है चाइना। जब ये चाइना जाता है तो इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रेड बेनिफिट्स इनको मिलता है, ठीक है। एम्बेसी रिसीव्ड, हम अगर बात करें जो एम्बेसी गया इंडिया से चोला की तरफ से चाइना में, तो कहते हैं कि उनके पास 81,800 स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर कैश मिला। स्ट्रिंग का मतलब होता है माला। तो कॉपर जो कॉइन्स होते हैं ना, वो पहले क्या होते थे, उसके अंदर एक होल हुआ करता था और समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये आपके पास ये इसमें एक जैसे पिरोए चले गए, सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स। अब इसमें कितने क्वाइंस होंगे वी कैनॉट से, लेकिन चाइनीज जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें ये बताया गया है कि ये जो एम्बेसी भेजी गई थी चोलास की तरफ से, जिसमें 70 मर्चेंट्स थे, उनको लगभग 81,800 स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर कैसेस मिले, ठीक है ना। इसके अलावा उनको और भी बेनिफिट्स क्या मिले, दे ऑल्सो रिसीव्ड ग्लासवेयर मिला, ठीक है। इसके ब्रॉकेट्स क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि एक तरीके का ये फाइन क्लॉथ होता है, ठीक है ना, समथिंग लाइक यू कैन से फैब्रिक ऑफ गुड क्वालिटी, जो थोड़ा सा टच होता है सिल्क जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी की होती है, यानी कि जो कसीदाकारी की गई होती है, दैट इज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड का क्या होता है। तो इनको ब्रॉकेट्स भी मिले थे, इनको राइनोसिरस के हॉर्न्स भी मिले थे, जिसका आप जानते हैं मेडिसिनल यूज भी होता था, ठीक है ना। आइवरी यानी कि हाथी के दांत भी मिले थे। तो इसके अलावा हम देखते क्या है कि इनको जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा हम देखें गुड्स में भी कई गुड्स इनके पास इनको उपलब्ध करवाए गए थे, तो उनके पास काफ़ी बेनिफिट होता है, ठीक है। अब वापस आते हैं कि कहानी कुछ इस तरीके की हुई। अभी तक आपने देखा कि मेनलैंड इंडिया के अंदर साउथ में इन्होंने कई पावर्स को तो एलिमिनेट कर दिया, कई को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेके आए, लेकिन अभी भी कहानी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। चोला का अभी भी अनडिस्प्यूटेड एम्पायर क्रिएट नहीं हो पाया है, और उनके रास्ते में एक जो बहुत बड़ा पावर आ रहा है, वो कौन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड चालुक्यास। चालुक्यास वेर इन द पावर, ठीक है ना। ये जो चालुक्यास हैं ये क्या करेंगे, राष्ट्रकूटास को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो दक्कन का जो रीजन था जहां राष्ट्रकूटास कभी हुआ करते थे, वहां अब आ गए हैं चालुक्यास, ठीक है ना। और चालुक्यों में कई उनके ब्रांचेस हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात बता रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, कि ये जो रीजन है ये है लेटर चालुक्यास का, ठीक है ना। ये जो रीजन है दक्कन का रीजन, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न चालुक्यास, या इसी को हम लोग बोलते हैं कल्याण के चालुक्यास। उसके बाद होता है ईस्टर्न चालुक्यास, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग वेंगी के चालुक्यास, ठीक है ना। तो ये है वेंगी के चालुक्यास, ये है हमारे पास कल्याण के चालुक्यास। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में भी हमारे पास चालुक्यास होते थे, जिनको लाट के क्या बोलते हैं, लाट के चालुक्यास बोलते हैं। मैं यहां लिख दूं, लाट के चालुक्यास बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है जब चोला एम्पायर अपने आप को यहां पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है दिस रीजन में, ठीक है, यहां तक हम देखेंगे, ठीक है, और यहां तक भी ये चले गए हैं, इस तरफ भी उनका कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया है, तो जाहिर सी बात है जो चालुक्यास हैं इनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बनेगी। इसके कई कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि ये जो ईस्टर्न चालुक्यास हैं या वेंगी के चालुक्यास हैं, ये एक्चुअली इसको स्टैब्लिश करने का काम वेस्टर्न चालुक्यास नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो अब ये इस पे कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, कौन, ये है चोलास, और इधर चालुक्यास जो है इस पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हमारा हो गया कि वेंगी के ऊपर में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए चालुक्यास वर्सेस चोलास होगा, एक तो कॉन्फ्लिक्ट किया होगा। दूसरा क्या है कि यहां पर में तुंगभद्रा दोआब
हम देखते हैं, या रायचूर द्वाब का लीजिए, जो रायचूर द्वाब है वो काफ़ी फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ द लैंड होता है, और साउथ इंडिया में जितने भी बड़े पावर आएंगे वो हर कोई इस द्वाब, तुंगभद्रा द्वाब को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो तुंगभद्रा द्वाब को कंट्रोल करने के लिए भी चालुक्यास और क्या होगा, किसके बीच में, अगर हम बात करें तो चोलास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम कर्नाटका के इस रीजन में देखेंगे, छोटा सा एक गंग डायनेस्टी भी हुआ करता था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में, इस पार्ट में, ठीक, बहुत छोटा सा प्रिंसिपालिटी है गंगा का। तो गंगा को भी कंट्रोल करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, जब चोला राइज कर रहे हैं तो इस पीरियड में आते आते तक उनके पास एक जो सबसे बड़ा जो उनका अभी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है वो होना है किसके साथ, वो होना है चालुक्यास के साथ। और चालुक्या के बारे में बोलते हैं कि ये दे आर कॉल्ड लेटर चालुक्यास या कल्याण के चालुक्यास, एंड देयर आर सेवरल इश्यूज जिनको लेकर के इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। इश्यूज क्या है, एक तो वेंगी का मुद्दा है, वेंगी को लेकर करेंगे, तुंगभद्रा द्वाब को लेकर करेंगे, और जो है अपना कंट्रोल ये क्या करेंगे, गंगों के ऊपर स्टैब्लिश करने के लिए भी अपना कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू करेंगे। मैं ऐसा कर रहा हूं कि इतनी बातें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ लेकिन होता क्या है, कहते हैं ना कि पावर जो होता है, पावर आने के बाद आदमी थोड़ा सा बदमस्त हो जाता है, मतलब कई बार पावर संभाल नहीं पाता है। कई बार उस पावर में वो कई ऐसे कारनामे कर जाता है जिसे इतिहास लिख जाते हैं। इतिहास लिखने का मतलब है कि कई बार कहानी स्वर्णाक्षरों में लिखी जाती है, और कई बार कहानी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है जो आपके लिए पूरे पूरे ताउम्र, अगर ताउम्र तो छोड़ दीजिए, बल्कि पूरे इतिहास में वो एक दाग और धब्बे जैसा दिखाई देता है। कुछ ऐसी बातें चोलास के साथ भी जुड़ी हुई हैं। जब हम देखते हैं कि चोलास क्या करते हैं, चोलास ने क्या किया था, ये जो किंगडम्स है ये चालुक्या का किंगडम है, या अगर हम बात करें पांड्यास को देखें तो इन्होंने बड़ा जम करके यहाँ पर कत्लेआम किया था, एक तरीके का मसाकर किया था। और मसाकर में देखेंगे विदाउट कंसिडरिंग द जेंडर्स, विदाउट कंसिडरिंग द एजेस, चाइल्ड और ओल्ड एज कुछ भी हो, हर किसी का इन्होंने मसाकर किया। तो चोलास के ऊपर में जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, उनका कल्चरल हिस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रांग हिस्ट्री है। उसमें अगर इस तरीके की बातें अगर होती हैं तो दैट इज समथिंग लाइक अ ब्लॉट और ओवर देयर अचीवमेंट्स। ठीक है ना, तो हम देखते हैं क्या कि उन्होंने क्या किया, जितने भी चालुक्यंस थे, कैपिटल्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया, पांड्यंस को भी डिस्ट्रॉय किया, जो है सो गंगास को भी डिस्ट्रॉय करा उन्होंने, और वहां जम करके उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने मसाकर भी किया। सो दे मसाकर ऑफ द पीपल उन्होंने किया, और बहुत जमकर कत्लेआम मचाना शुरू किया। ठीक है ना, और जो किंग्स थे यहाँ के, इन स्टेट्स के, एक्चुअली देखिए कि अगर आप किंग हैं, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा तो होना आम बात है। प्राचीन भारत में भी आपने देखा होगा कि कई बार लड़ाइयाँ हुई, लेकिन वीर योद्धा वही माना जाता था उस वक्त जो एक राजा को, अपने पराजित राजा को भी एक राजा का सम्मान जरूर देता था। भले ठीक है आपको पनिश भी करना है तो पनिशमेंट कुछ ऐसा तय किया जाना चाहिए जो एक राजा के लिए हो। लेकिन यहाँ हम देखते क्या है कि चोला के केसेस में ये हुआ कि जिन भी पावर्स को उन्होंने डिफीट किया उनके साथ बड़ा ही एक तरीके से मिसबिहेव किया गया, उन्हें डिग्निटी के साथ उनको पनिश नहीं किया गया। सो दे ट्रीटेड द किंग्स एंड क्वींस, जो डिफीटेड हो गए थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, बहुत हार्शली उनको ट्रीट किया गया। ठीक है ना, लेकिन एक बार देखते हैं हम हैं कि होता क्या है कि हाउएवर वंस दे गॉट कंट्रोल दे एस्टैब्लिश अ स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ठीक है, लेकिन खैर कुछ भी हो, ये जितने भी उनके उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स थे, जब उन सारे ऑब्स्टिकल्स को उसने क्लियर कर दिया, सारे व्यवधानों को उसने समाप्त कर दिया, उसके बाद वो उन क्षेत्रों में जहां उसने अपना एम्पायर बिल्ड कर रखा है चोलाज ने, वहाँ वो क्या करेगा, वहाँ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेगा। और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट अगर हम बात करें चोलाज के बारे में, तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है उनका, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनका काफ़ी ज़्यादा थ्राइविंग स्टेट में भी होता है। तो भाई थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आने से पहले कुछ बातें और भी हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी आप किसी लड़ाई में जाते हैं या कभी कोई कंक्वेस्ट करते हैं और अगर आपकी जीत अगर होती है तो आप इसको चेरिश भी करते हैं, इसको आप सेलिब्रेट भी करते हैं। और चोला का क्या तरीका था, चोलास किस तरीके से अपनी जीत को सेलिब्रेट करते थे, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दरअसल क्या होता है कि जब चोलास जो होते हैं, जब वो सेलिब्रेशन में आते हैं, जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो क्या करेंगे, उस समय टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब देखते क्या है कि उनके वॉल्स के ऊपर में अपनी अचीवमेंट्स को भी इनग्रेव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि दे कंस्ट्रक्टेड वेरियस टेम्पल्स, शिवा टेम्पल एंड विष्णु टेम्पल्स। ठीक है ना, और इन सब में अगर हम बात करें देयर आर सर्टेन फेमस टेम्पल्स। उसमें एक जो टेम्पल हमारे पास है वो है तंजौर का राजेश्वर टेम्पल। इसी टेम्पल को हम लोग बृहदेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको कंप्लीट करवाया गया था राजा राजा फर्स्ट के समय में 1010 में, यानी कि 101 ईडी के अंदर। ठीक है,
इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस भी लिखे गए जिसमें गौरव गाथाएं भी लिखी गई हैं, ठीक है ना, किसके बारे में, तो ये जो चोला जितने भी किंग हैं उनके बारे में, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो आपके पास जो उस वक्त की राइटिंग थी, दे आर ट्रीटेड एज इंस्क्रिप्शंस। ये आज आपके पास एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स हैं चोला हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है ना। तो इसका एक अपना रेलेवेंस भी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या कि इतना जो एक ग्लोरियस हमारे पास एक एम्पायर था, ठीक है ना, एक इतना महान हमारे पास एक साम्राज्य था, एम्पायर था, वो आखिर डिक्लाइन कैसे कर गया, उसके डिक्लाइन के पीछे कारण क्या थे। आपने ये देखा है अभी तक जब भी हमने भी चर्चा करी है तो आपने ये देखा है कि इस समय जब चोलास का राइज हो रहा था, निश्चित तौर पर में इनिशियली हमारे पास बहुत ही पावरफुल किंग थे जिन्होंने अपने माइट के दम पे, अपने शोड के कॉस्ट के दम पे इन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड किया। लेकिन इस एम्पायर बिल्डिंग के प्रोसेस में उन्हें कई स्टेट्स को सप्रेस करना पड़ा, चालुक्यास को करना पड़ा, गंगास को करना पड़ा, आपने देखा कि पांड्यास को करना पड़ा, राजकुटास को करना पड़ा। आप देखेंगे इवन नॉर्थ इंडिया में जाकर इन लोगों ने अपना कंट्रोल जो है पालास को डिफीट करके उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में भी एस्टैब्लिश करा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रह रहे थे, जो इनका स्ट्रगल चल रहा था, इसकी वजह से इनके रिसोर्सेस और एनर्जी दोनों भी क्या हो रहे थे, वो बर्बाद हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे, ठीक है ना। सो एक तो पहली बात तो ये हो गई कि इस सिचुएशन आप ये समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया में इस समय कोई भी हमारे पास कोई यूनिटी नाम की चीज नहीं थी, यूनिटी नहीं था हमारे बीच में, हमारे आपस में जितने भी स्टेट्स थे उनके बीच में। और दूसरा क्या था कि हमेशा ये लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे जिसकी वजह से उनका रिसोर्सेस हमेशा वेस्ट होता रहता था। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि इन लोगों ने क्या किया, टेम्पल्स को लूटना भी शुरू किया, क्योंकि इस समय जो टेम्पल्स होते थे दे वर द प्लेसेस ऑफ रिचेस। टेम्पल्स को लूटा, टाउन्स को भी लूटा, और इसकी वजह से ये सब के सब क्या हो गए, ये अनपॉपुलर हो गए। और जब चोलास का डिक्लाइन होता है, फाइनली चोलास भी वीक होंगे 12th सेंचुरी के अराउंड आते आते, तो हम देखेंगे कि उनकी जगह पर लेटर डायनेस्टीज लाइक पांड्याज, होयसलास एंड यादवास टुक देयर प्लेस। सो पांड्या का री एमर्जेंस होता है, फिर हम देखेंगे होयसलास भी आते हैं, यादवास भी आते हैं, और हम देखेंगे कि लगभग 14th सेंचुरी आते आते 12th सेंचुरी में इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और 14th सेंचुरी के अराउंड आते आते हम देखेंगे कि जो चोलाज हैं वो बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे आ चुके होते हैं। जब देखेंगे दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते हैं वो क्या करेंगे, उनको फाइनली क्या करेंगे, उनको एलिमिनेट कर देंगे। सो दिस इज हाउ दे वेंट आउट ऑफ द सीन। नाउ अब आइए चोला गवर्नमेंट के बारे में बात करें। तो हमने आपसे बताया कि चोलास के बारे में अगर हम बात करें तो दो पॉइंट हमें डिस्कस करना होगा। एक तो पोजीशन ऑफ किंग को थोड़ा देखना पड़ेगा, एंड दूसरा उनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि यहाँ जो किंग है ना, किंग ही वॉज द सोर्स ऑफ ऑल पावर। वो पूरा एक की पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या है, एक तरीके से ध्रुव है, ठीक है ना, सेंट्रल एक्सिस है वो, ठीक है। सारा का सारा पावर इसी के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए एक क्या है, इलाबोरेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और जनरली किंग क्या करता है कि जब भी कोई डिसीजन अगर लेता है तो वो क्या करता है, इनकी सलाह जरूर लेता है। सो विद द एक्टिव एड एंड एडवाइस ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो किंग है इस समय, जो आपके जो चोला किंग है, वो क्या करेंगे, वो अपना रूल कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं मैं, किंग जो है इस समय अगर ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से उसकी डिपेंडेंसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को है, अगर उसे कोई राय अगर बनाना है, कोई अगर उसको डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी उसको अगर फॉर्मुलेट करनी है, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी करता था। ही यूज्ड टू गो ऑन द टूर्स, ठीक है ना, वो क्या करता था कि राज्य का भ्रमण करता था, ठीक है ना, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करता था, क्रॉस वेरीफाई करता था, तब जाकर वो किसी अंतिम निर्णय में पहुंचकर अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर रहा होता था, ठीक है। तो उसके डिसीजन मेकिंग में उसके जो टूअर्स होते थे ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। नाउ अब आइए हम बात करें उसके डिफेंस के बारे में बात करें, तो चोलास के पास एक बहुत ही स्ट्रांग नेवी के साथ एक स्ट्रांग आर्मी भी थी, और इसके आर्मी में हम देखेंगे कि इन्फैंट्री भी थी, कैवलरी भी हुआ करती थी, एंड देन एलिफेंट का भी एक बहुत बड़ा फौज हुआ करता था। तो उसके जो है आर्मी के जो पार्ट्स हैं, एलिफेंट्स, कैवलरी एंड जो है इन्फैंट्री, ये सब के सब उसके पार्ट्स हुआ करते थे। इसके अलावा हम देखते क्या है कि जो चोलाज है ना, वो हमेशा, चोला किंग जो होते थे वो हमेशा अपने बॉडीगार्ड से घिरे हुए रहते थे, ठीक है ना। सो देयर वेर द किंग्स बॉडीगार्ड हु डिफेंडेड देमसेल्फ, ठीक है ना। इसके अलावा हमने आपसे बताया ही कि उनके पास जो नेवी भी थी वो स्ट्रांगेस्ट पिलर भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से क्या करेंगे, वो थ्रू मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल में, और कुछ हद तक अप टू सर्टेन एक्सटेंट अरेबियन सी में भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर चुके थे, और बे ऑफ बंगाल को उन्होंने पूरी तरीके से चोला लेक में ही कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। नाउ अब आइए हम देखते क्या है कि ये जो एम्पायर बिल्ड हुआ था, इसको हम देखते क्या है कि इसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके कई छोटे छोटे यूनिट्स भी बनाए गए थे, ठीक है ना। चोला एम्पायर को हम देखते क्या है कि इनके डिफरेंट
प्रोविंसेस में बांटा गया था, और ये जो प्रोविंसेस थे दे वर कॉल्ड मंडल्स, ठीक है ना, ये मंडल हुआ करते थे। एंड मंडल्स को फर्दर हम देखेंगे कि किसमें बांटा गया था, दैट इज कॉल्ड समथिंग लाइक वलनाडु। दिस इज नॉट और, दिस शुड बी नाडु ओनली। तो वलनाडु वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू नाडु, ये नाडु में हुआ करता था। अब ये जो मंडलास हैं, मंडल्स हैं, ये जो प्रोविंसेस हैं, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो प्रिंसेस होते थे ना, प्रिंस, उनको यहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया जाता था, ठीक है ना, गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। और अब देखिए, अब ये तो प्रिंस हैं, ठीक है, राजकुमार हैं भाई, ठीक है ना। सो इनकी स्थिति भी राजा जैसी है, राजा नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन राजा जैसी स्थिति तो है। तो इनके मेंटेनेंस के लिए भी इनको फाइनेंसेस चाहिए होगा, रेवेन्यू चाहिए होगा। तो इनको क्या था, लैंड ग्रांट दिया जाता था, ठीक है ना, लैंड ग्रांट दिया जाता था, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता था। तो दे वर गेटिंग क्या है, रेवेन्यू बियरिंग लैंड्स, ठीक है ना, जो कि उनको सैलरी के रूप में एक तरीके से हम लोग देते थे, ताकि वो अपना अपकीप और मेंटेनेंस कर पाए, अपने आप को मेंटेन कर पाए। अब आइए, हमने देखा ये छोटा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था किसका, मौर्यंस का। अब भाई इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। अगर हम देखें तो इन्होंने कई रॉयल रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्ट करवाया, यानी कि सड़कों का निर्माण भी बहुत अच्छा से करवाया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दीज वेर यूज, ये जो रॉयल रोड्स होते थे उसका पर्पस क्या था कि इससे की वजह से जो लैंड के थ्रू जो व्यापारियों का कारवां चलता था उसको हेल्प मिलता था, और जो है आर्मी के मोबिलाइजेशन में भी ये हेल्प दिया करता था। और चूंकि उनके पास कन्क्वेस्ट उन्होंने काफ़ी किया, नॉर्थ इंडिया तक किया, तो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था, ठीक है ना, ट्रेड गिल्ड्स भी इसको यूज़ कर रहे थे। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इनके पास जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं, कई रेवेन्यू सोर्सेस थे। लैंड रेवेन्यू तो ऑफकोर्स था ही, ठीक है ना, इसके अलावा टैक्सेस, ऑक्ट्रॉई, या कुछ भी कह लीजिए आप, ये ड्यूटी इंपोज करके ये भी टैक्स कमाया करते थे, ठीक है ना। इन सभी के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था जहां से इनके पास टैक्सेस आया करते थे। इन लोगों ने इरिगेशन के ऊपर काफी कुछ ध्यान दिया, सिंचाई के ऊपर, ठीक है ना। जो उस समय हम देखेंगे कावेरी से कई कैनल्स इन लोगों ने निकाले, और कैनल्स को का यूज जो करते थे वो एग्रीकल्चर में करते थे, और फिर ये उनके ऊपर टैक्स इंपोज करके फिर अपना आमदनी बढ़ाते थे। सो इट वाज डिफरेंट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। सो कैनल्स को डग करके भी इन लोगों ने काफी कुछ अच्छा पैसा कमाया। इरिगेशन वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम। नाउ अब आइए हम लोग बात करें कि जैसा मैंने बताया कि कावेरी रिवर का यूज किया जाता था, क्योंकि कावेरी इस समय का लाइफलाइन हुआ करता था, ठीक है ना। टैंक्स, कई तालाब बनाए गए थे इरिगेशन के लिए, ठीक है ना। लैंड का प्रॉपर असेसमेंट होता था एंड सर्वे किया जाता था, ताकि प्रॉपर अकाउंट मेंटेन हो सके। और जितनी कमाई, अकाउंट मेंटेन करने का मतलब क्या है, इट्स समथिंग लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मॉडर्न डे, कि आप ज्यादा कमा रहे हो ज्यादा टैक्स पे करो, थोड़ा कम कमा रहे हो थोड़ा कम टैक्स पे करो, और कम कमा रहे हो और कम टैक्स पे करो, नहीं कमा रहे हो कोई टैक्स पे मत करो, ठीक है। इसलिए जब उन्होंने क्या किया, इरिगेशन की फैसिलिटी करी, कैनल्स डग करे, ठीक है, तब उसके बाद उन्होंने लैंड का प्रॉपर असेसमेंट भी किया, सर्वे भी किया, और फिर उनका प्रोडक्शन भी देखा, और फिर उन लोगों ने अपना अकाउंट बनवाना शुरू किया, और अकॉर्डिंगली इन सभी के ऊपर उन्होंने टैक्सेस इंपोज करने शुरू किए। तो दिस बिकम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ देयर इनकम। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हमने देखा क्या कि उनके पास जो रेवेन्यू यानी कि फिनेंसेस मोबिलाइज करने का जो बेस्ट तरीका था, उसमें सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था हमारे पास, लैंड रेवेन्यू। सड़कों का निर्माण करवाया गया, जगह जगहों पे सड़कों के ऊपर में टॉल्स क्रिएट किए गए, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रोफेशनल टैक्सेस भी लगाए गए। प्रोफेशनल टैक्सेस का मतलब क्या है कि इस समय टैक्सेस इंपोज किया गया, जैसे वीवर्स कम्युनिटी, यानी कि जो बुनाई कताई करते हैं, यानी कि जो जुलाहे काइंड ऑफ होते हैं, कारपेंटर्स के ऊपर भी टैक्स इंपोज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट प्रोफेशंस के ऊपर में यहाँ पर टैक्स इंपोज करके स्टेट के रेवेन्यू को क्या किया गया, उसके साइज को बढ़ाया गया, उसके वॉल्यूम को बढ़ाया गया, ठीक है। इसके अलावा जब ये कॉन्क्वेस्ट किया करते थे, आपने भी देखा भी है कि कुछ कन्क्वेस्ट में इन्होंने जम करके लूट मार ही नहीं किया, बल्कि कत्लेआम भी किया था। इसका मतलब क्या है कि जब ये कॉन्क्वेस्ट के लिए जाते थे तो उस समय ये प्लंडर भी किया करते थे, और प्लंडर के बाद जो इनके पास जो पैसे आते थे, दे आर नोन एज, जो वेल्थ आता था, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉर बूटी। तो वॉर बूटी भी इनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स होता था इनके रेवेन्यू का। इसका मतलब ये हो गया कि इनके कमाई का जरिया अगर हम लोग बात करें तो भू राजस्व भी है, दैट इज कॉल्ड लैंड रेवेन्यू, टोल्स भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्सेस भी हैं, एंड देन अगर हम लोग बात करें तो ये वॉर बूटी भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्या है, इनकम है। नाउ अब हमने कहा था कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बारे में बात करें, देखिए क्या होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हम देखेंगे क्या कि दो तरीके के टर्म यूज किए गए हैं। एक होता था उर, ठीक है ना, ये, और दूसरा होता सभा और महासभा। उर जो था बेसिकली एक विलेज असेंबली है जिसमें गांव के सभी लोग शामिल होते थे। सो इट्स समथिंग लाइक जनरल बॉडी ऑफ द
विलेज। सो उर का मतलब ये हो गया। अब ये जो सभा और महासभा है ना, दरअसल क्या है, इसका एसोसिएशन अग्रहाराज के साथ है। अब पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अग्रहाराज क्या है, ठीक है ना। दरअसल क्या है, ये जो अग्रहाराज हैं ये ब्राह्मणों को डोनेट किए गए लैंड हैं, ब्राह्मणों को डोनेट किए गए ये लैंड है। यानी जो अग्रहारा है इट इज अ टाइप ऑफ लैंड जो कि क्या है, डोनेटेड है टू द ब्राह्मणास, ठीक है ना, ये ब्राह्मणास हैं, ठीक है। और ये जो लैंड होते थे ना, इसके ऊपर ये ब्राह्मणास यानी जो विद्वान स्कॉलर्स होते थे, यानी कि विद्वान होते थे, स्कॉलर्स होते थे, जो स्कॉलर प्रिस्ट होते थे, जो ब्राह्मणास होते थे, वो यहाँ पर सेटल होते थे। और ये सब का सब जो लैंड था उनके पास वो रेंटेड था उनको, ठीक है ना, बट ये क्या था, रेंट फ्री था, ठीक है ना। एक तरीके का इसका मतलब क्या है कि दैट वाज नॉट गिवन इन परपेचुइटी, ठीक है ना, इटर्निटी में नहीं दिया गया था, इनको दिया गया था किनको, ब्राह्मणास को, लेकिन उसके बदले में उनको कोई रेंट देने की जरूरत नहीं थी। रेंट और रेवेन्यू में फर्क समझते हैं ना, रेवेन्यू समथिंग लाइक टैक्स, और मान लिया कि जिसको हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं टैक्स, और रेंट का मतलब है दैट लैंड इज ओन्ड बाय मी बट आई हैव रेंटेड इट आउट टू समवन, ठीक है ना, और उसके ऊपर में कुछ रैयत रख दी, कुछ पीजेंट्स को रख दिया, वो काम करेगा और बदले में मुझे ला करके देगा, दैट इज कॉल्ड रेंट। सो वो किराएदार है। सो द टर्म व्हेन वी आर सीइंग दिस, लुकिंग फॉर दिस टर्म रेंट, तो ये क्या है, ये जो लैंड होता था दैट वाज रेंट फ्री। इसके अलावा उनके पास पूरी की पूरी यहाँ पर उनके पास ऑटोनॉमी होती थी, पूरा उनके पास ऑटोनॉमी था इस लैंड के ऊपर, अग्रहारा लैंड के ऊपर में, इस ब्राह्मणास के ऊपर में। अब होता क्या था, ये जो अग्रहारा लैंड सॉरी ये जो अग्रहारा लैंड इनको दिया गया है, ठीक है ना, जो इन ब्राह्मणास को दिया गया है, अब इसके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। अब ये अकेले कैसे कर पाएंगे, बेसिकली ये लोग तो ब्राह्मणास हैं, ठीक है ना, इनके और भी कई काम है, तो इसके लिए कई कमिटीज बनाई जाती थी। इन कमिटीज को हम लोग बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कमिटीज, ठीक है। और गांव के डिफरेंट अफेयर्स को ये मैनेज किया करते थे। और इस कमेटी में जो लोग होते थे वो पढ़े लिखे लोग होते थे, एजुकेटेड पर्सन होते थे, ब्राह्मणास होते थे। और ये जो है डायरेक्टली इसके मेंबर नहीं बनते थे, रादर इनके लिए एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन भी था, ठीक है ना, यानी कि इनको इलेक्ट किया जाता था, ठीक है ना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई बैठ गया तो लंबे समय के लिए यहाँ रहेगा, बल्कि उनका जो टेन्योर होगा वो पीरियडिकली चेंज होता रहेगा, और दैट वाज बेस्ड ऑन रोटेशन। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए आप रहेंगे, फिर आप फेज आउट होंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे, फिर कुछ समय के बाद फिर आपकी बारी आएगी। सो इट वाज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, रोटेशन में चलता रहता था। और जो मेंबर्स हैं वो एक बार आए तो लगभग 3 सालों के लिए इन सभी में, इस सभा में और महासभा में, जो अग्रहारा विलेजेस के जो विलेज है उसको जो मैनेज किया करते थे, उसमें जो महासभा के जो मेंबर हैं वो 3 सालों के लिए होते थे। इसका मतलब ये हो गया कि जो लैंड दिया गया, जो एक रेंट फ्री लैंड है, किसके लिए, ब्राह्मणास के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम देखेंगे कई असेंबलीज हुई, ठीक है। इस असेंबली में पढ़े लिखे लोग आते थे, लेकिन ये जो जो लोग आते थे, जो मेंबर्स आते थे, उनको ये जो है परपिचुटी में, यानी कि हमेशा के लिए नहीं दिया जाता था, बल्कि कुछ समय के लिए इसके मेंबर रहते थे, ठीक है ना। और जनरली उनका जो टाइम पीरियड होता था दैट वाज फॉर 3 इयर्स। नाउ अब आइए देखें कि इसके अलावा भी हम कई कमिटीज़ के बारे में सुनते हैं, जो कि लैंड, एक कमिटी होती थी जो लैंड रेवेन्यू के लिए डेडिकेटेड थी। कुछ कमिटीज़ थी इस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम देखते थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होती थी। इसके अलावा कुछ कमिटीज़ ऐसी थी जो जस्टिस को इंश्योर करने का काम करती थी। इसके अलावा हम देखेंगे क्या, एक इंपॉर्टेंट टैक्स कमिटी भी था, ठीक है ना, जो लुक आफ्टर करता है किसका, इसका वाटर के डिस्पर्सल का टू द फील्ड्स, ठीक है, यानी कि जो है जमीन है वहां तक जो है सो हमारे पास पानी कैसे पहुंच रही है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या, ये जो महासभा है वो अपने क्षेत्र में, अपने अग्रहारा लैंड पे इतने सारे काम करने के अलावा भी वो काम क्या करेगा, बैंकिंग का भी काम क्या करता था। बैंकिंग का काम कैसे करता था साहब, एक्चुअली क्या होता था, ये जो लैंड होता था इसके ऊपर में अगर हम बात करें तो टाइटलर राइट किसके पास था, महासभा के पास था, ठीक है ना। तो ये ओनरशिप राइट इनके पास हुआ करती थी। और ये लोग क्या करते थे, ये जो महासभा के मेंबर्स होते थे या महासभा एज अ होल, वो लोन्स को इकट्ठा करती थी और लिवाइड टैक्सेस भी करती थी। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो लोन इनको दिया गया है ना, ये लोन को रिडिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, ठीक है, उससे इंटरेस्ट भी लेते थे, और दूसरा जो पैसा इनके पास इनकम आता था उससे वेलफेयर का भी काम करते थे। ये दोनों ही काम इनके पास होता था। इसका मतलब ये जो महासभा थे इनके पास इकोनॉमिक जो है पावर्स भी हुआ करते थे। अब होता क्या है कि इतना एक वाइब्रेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी ये डिक्लाइन करेगा, और इसके डिक्लाइन के लिए जो का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो हम देखेंगे क्या, वो है कि फ्यूडलिज्म का राइज होना। जैसे सामंतवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी वैसे ही ये वाइब्रेंट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था वो क्या करेगा, वो डिक्लाइन करेगा। सो अब लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड कल्चरल लाइफ ऑफ चोलास। कल्चरल लाइफ में अगर हम देखें
तो चोलाज वर वेरी मच वेल्दी, ठीक है ना, काफ़ी कुछ पैसा था। अब ये जो चोलाज वेल्दी थे ये कैसे पता चलता है? तो सीधा सा तो प्रमाण हमारे सामने उनके द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। मंदिर की भव्यता को देखते हुए, उसके मैग्निफिसेंस को देखते हुए, ठीक है ना, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय चोलाज के पास पैसों की कमी नहीं रही होगी। सो दे वर वेरी वेल्दी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है कि पहला तो उन लोगों ने क्या किया, मैग्निफिसेंट क्या बनाए, अपनी कैपिटल्स को बनाया, ठीक है ना, जैसे तंजौर, गंगईकोंड चोलापुरम, कांची, ये सब उनके कैपिटल्स थे, ठीक है ना, किसके, चोलास के। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए। इसके अलावा उन्होंने पैलेसेस का भी बनवाया। पैलेसेस में देखें तो हम देखेंगे वहाँ पर में जो ये इतना ह्यूज था कि यहाँ पर बैंक्वेट्स हॉल्स हुआ करते थे, कई गार्डन्स हुआ करते थे, टेरेसेस हुआ करते थे, ठीक है। इतना ही नहीं है, इस समय अगर हम देखेंगे कि इस समय जो लिटरेरी एक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, और इस लिटरेचर में इस टाइम पीरियड के मैग्निफिसेंस के बारे में बहुत जम करके लिखा भी गया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इस समय चोलास जो हैं वो अपने क्या किसके लिए जाने जाते हैं, अपने व्हाट आई से टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि भारत में जो है 3 इम्पॉर्टेंट जो है स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं, जो 3 जोग्राफिकल लोकेशंस में हैं। नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि नॉर्थ इंडिया में है, द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि साउथ इंडिया में है, और वेसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में, और जो गुजरात का रीजन है वहाँ आपको देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अपने क्लाइमेक्स पे वो अटेन करता है कब, चोलास टाइम पीरियड में। और इसका भी जो एक बात करें कि जो मतलब कि एक समिट है, जो क्लाइमेक्स है द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, वो है बृहदेश्वरा टेम्पल या राजेश्वर टेम्पल, जिसको कि राजा फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। तो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन केम इनटू द वोग, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं। अब देखिए 2-3 बातें। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये है हमारे पास विमाना। विमाना का मतलब ये आपको दिख रहा होगा। अब एक दो चीजें देखिए, यहां पर फिर आपको दिखेगा शिखर। अब मैं थोड़ी सी बातों को आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा इसको समझ लीजिए, थोड़ा यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में अगर हम लोग आते हैं, तो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में आप देखेंगे कि ये जो आपके पास जो शिखर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं शिखर, ठीक है, शिखर, ठीक है, जो कि एक कर्व्ड आपके पास क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना, टावर है, जो बेसिकली टावर है। सो टेम्पल टावर, दिस इज कॉल्ड बेसिकली टेम्पल टावर, ठीक है। ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर शिखरा, ठीक है। और इसके ऊपर देखेंगे कुछ जगहों पे हमें दिखाई देता है एक सर्कुलर डिस्क, जिसको बोलते हैं आमलक, ठीक है ना। खजुराहो के टेम्पल में आपको चंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर एक फेनियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलश, ठीक है। ये है नॉर्थ इंडिया में, ये हमारे पास है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में। नॉर्थ इंडिया टेम्पल में हमने देखा कि ये हो गया हमारे पास क्या, टेम्पल टावर। इस टेम्पल टावर के ऊपर हो गया हमारे पास ये आमलक, आमलक के ऊपर में ये हमारे पास ये हो गया कलश, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और नीचे हमारे पास होता है गर्भगृह, ठीक है, ये होता है हमारे पास। लेकिन जब साउथ इंडिया में आएंगे तो थोड़ा सा एक फर्क है जो माइन्यूट डिटेल्स के साथ आपको समझना होगा, कि ये जो पूरा का पूरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, इसको बोलते हैं विमाना, विमान, जिसके अंदर आप देखेंगे नीचे के पार्ट को भी शामिल किया गया, दैट इज कॉल्ड विमाना, ठीक है। और विमाना के ऊपर में जस्ट देखेंगे कि ये आपके पास जो है वो है क्या, शिखर, यानी कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल एलिमेंट है द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, दैट इज कॉल्ड व्हाट, शिखरा, ठीक है ना। लेकिन यहां जो आपके पास जो टावर है, टेम्पल टावर इज नॉट नोन एज शिखरा, जैसा कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड शिखर। और यहाँ जो शिखर है ये है आपके पास फेनियल, यहाँ बोलते हैं कैपिटल एलिमेंट, ठीक है ना। और ये जो है बेसिकली ये बृहदेश्वरा टेम्पल का आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जो गर्भगृह है। यहाँ पर एक दो बातें और भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ देखेंगे कि जो टेम्पल है ये आपके पास ये स्टेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि पिरामिडिकल अपीयरेंस सजेस्ट करता है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में जनरली आप देखें कर्वी लीनियर अप्रोच आपको दिखाएगा, कर्वी लीनियर अप्रोच दिखाई देता है, ठीक है ना, ये दिखाई देगा। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि स्टेप्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके यहाँ पर मल्टीपल शिखर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ है सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसको बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह के जस्ट सामने हमारे पास पिलर्ड पोर्च या कह लीजिए असेंबली हॉल होता था, जिसको बोलते हैं मंडपा, ठीक है ना। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है वो जो है वॉल्ड होता है, यानी चारों तरफ आपके पास वॉल आपको दिखाई देगा। इस वॉल के मतलब इस मंदिर के अंदर आने के लिए आपको क्या होगा, गेटवे से आना पड़ेगा, गेट के थ्रू आप आएंगे ऑफ कोर्स, जब वॉल्ड है तो। इन गेटवेज को हम लोग बोलते हैं गोपुरम। और इस समय जो टेम्पल वॉल के जो गेट्स, जिसको हम लोग गोपुरम भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी लाविश बनाए गए थे, काफ़ी विशाल बनाए जाते थे, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड गोपुरम, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। सो द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर केम इनटू द बीइंग, ठीक है।
इसमें मल्टी स्टोरी हुआ करता था, जैसे कि आप ये देखेंगे ये जो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टोरी, ठीक है ना। और यही आपके पास है, ये है आपके पास कैपिटल एलिमेंट, ठीक है ना, इसको क्यूपला भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। ये पूरा का पूरा जो है दिस इज कॉल्ड योर विमाना एंड दिस इज कॉल्ड योर शिखरा, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। ये इसके आगे पिलर्ड हॉल होता है दैट इज कॉल्ड, बाहर की तरफ भी दिखाई देगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मंडपा, ठीक है ना। इट हैज कार्व्ड पिलर्स। कार्व्ड पिलर्स का मतलब क्या है, ये जो पिलर्स है ना इसके ऊपर भी देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स भी की गई है, ठीक है। और यूजुअली ये जो आपके पास मंडपा होता है वो सैंक्टम सैंक्टोटम यानी गर्भगृह के सामने आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। इट एक्टेड एज एन ऑडियंस हॉल फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कई एक्टिविटी की गई है। इनफैक्ट ये बहुत हद तक कॉमन आपको दिखेगा नागराज स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी और द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी। जो मंडपा का कॉन्सेप्ट है ना, जो असेंबली हॉल हुआ करता था, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। आप इवन नॉर्थ इंडिया में भी अगर होंगे तो आप देखेंगे मंदिर में जब जाएंगे तो गांव वाले जो लोग होंगे, गांव में जो रहते होंगे, वहां आपने देखा होगा कि कभी अगर आपको शादी विवाह का कोई समय हुआ, अगर आप देखेंगे तो कभी किसी को देखना उखना है लड़का लड़की किसी को तय करना है कि हाँ यहाँ फैमिली में शादी विवाह होना है या नहीं होना है, तो लड़कियों को जनरली आप देखेंगे क्या मंदिर में दिखाया जाता है। और जिस स्थान पे जनरली दिखाया जाता है वो मंडप, जो द्रविड़ स्कूल में जिसके मंडप के बारे में हम लोग बात करें, ये उन्हीं जगहों पे दिखाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के कई सब स्कूल्स होंगे, और इस सभी स्कूल्स में भी जैसे विजयनगर का है, जैसे कि हम देखेंगे नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसमें थोड़ा थोड़ा रीजनल डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेगा, उसके पर्पस भी थोड़े से बदलेंगे, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो प्लेड हॉल होते हैं उसका एक पर्पस होता है दैट इज कॉल्ड असेंबली, और डिफरेंट जो है वर्क परफॉर्म किया जाता है। इसमें कार्व पिलर्स हो गए, फ्लैट रूफ हो गया, यूजुअली इन फ्रंट ऑफ द सैंक्टम्स होते हैं, गर्भगृह के सामने होते हैं, ऑडियंस हॉल होता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे सेरेमोनियल डांसेस भी होते हैं फॉर द सेक ऑफ द गॉड, जो कि परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, देवदासियों के लिए किया जाता है। एक्चुअली क्या होती है, ये जो है अनमैरिड गर्ल्स होती हैं जिनको कि गॉड की सर्विसेज में टेंपल को डोनेट कर दिया जाता था, ठीक है ना, एंड दे बिकम देवदासी। तो देवदासी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये देवताओं की सेवा के लिए हैं, दे आर जो अनमैरिड गर्ल्स जो कि किसकी सेवा में है, गॉड की सेवा में, जो कि मंदिर के प्रोमाइसिस में रहती हैं, तो दे आर कॉल्ड देवदासी। और ये इन्हीं जो है मंडपाज में जो है क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे सेरेमोनियल डांसेस वगैरह भी किया करती थी। इसके अलावा देखेंगे क्या कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको प्रदक्षिणा पथ का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बोलते हैं सर्कम एम्बुलेटरी पाथवे, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे देयर वाज अ पैसेज ऑल अराउंड द सैंक्टम फॉर द डेवोटीज टू गो अराउंड, तो एक पर्पस ये भी हमारा दिखता है। इसके अलावा देखेंगे इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस वेर पुट इनटू द पैसेज, यानी कि जब आप पूरा एक तरीके से आप घूमते होंगे, प्रदक्षिणा पथ का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, जब जाते हैं तो उसके वॉल्स के ऊपर में यहाँ पर डिफरेंट स्टैचूज भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो इनग्रेव किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे मंदिर में एक जो है कोर्टयार्ड यानी कि आंगन का प्रोविजन होता था, जो कि बहुत ही ओपन स्पेस हुआ करता था, और उसके चारों तरफ से हम देखेंगे वॉल होता था, और आंगन में जहां से प्रवेश करते हैं, जहां से आप एंटर करते हैं, वहां एक बहुत बड़ा गेटवे होता है दैट इज कॉल्ड गोपुरम, ठीक है। तो ये गोपुरम हुआ करता था। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर लें, ठीक है ना। इन सम प्लेसेस यानी कि कुछ द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हमें दिखता क्या है कि कई गोपुरम्स हैं, ठीक है ना। गोपुरम्स एक नहीं है, कई गोपुरम्स के भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिला। जनरली क्या होता है कि मंदिर हुआ, मंदिर जो है चारों तरफ से वॉल से इनक्लोज रहा, और जो है प्रांगण में यानी कि कोर्टयार्ड में आने के लिए आपके पास एक गोपुरम यानी कि एक गेटवे होता था। लेकिन क्या है, जैसा मैंने बताया ना कि रीजनल वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, कई आपके सब स्कूल्स होंगे, तो हम ग्रेजुअली देखते क्या है कि इधर एंटर करने के लिए कई हमारे पास गोपुरम आएंगे, जैसे नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, जो द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक फीचर है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर सम प्लेसेस देयर वर मेनी गोपुरम्स, विमाना जो है काफी ऊंचे ऊंचे भी दिखाई देंगे, ठीक है ना, एंड बिगर ऑडियंस हॉल्स भी यानी कि असेंबली हॉल भी, यानी कि मंडपा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी बड़ा होगा, ठीक है। टेम्पल्स वे लाइक मिनी सिटीज, ठीक है ना, एंड पैलेसेस विद प्रेस हाउस एंड मेनी अदर सर्विसेज, ठीक है ना। इट वाज द हब ऑफ सोशियो कल्चरल लाइफ। अब देखिए क्या है, अब आपने आज भी अब जाए तो टेम्पल के ग्रैंडियर को आप देख और समझ सकते हैं, ठीक है ना। इन टेम्पल्स के अंदर हम देखें तो बड़े बड़े महल जैसे जो है सो रेसिडेंशियल क्या बनाए गए थे, यूनिट्स बनाए गए थे, किसके लिए, प्रीस्ट के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपने देखा होगा कि जो भारत जो है संस्कृति है, उस संस्कृति में हम देखेंगे कि फेस्टिवल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो मंदिर से जुड़े हुए कई फेस्टिवल्स होते रहते थे, समय समय पर हुआ करता था, और प्लस यहाँ पर पैलेसियल बिल्डिंग्स भी थे प्रिंसली क्लासेस के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा और पूरे जो समाज के लोग हैं, जो पूरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस मंदिर में आते ही आते थे। तो ग्रेजुअली ये जो मंदिर थे ना, वो सोशियो कल्चरल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, वो हब बन गया था, ठीक है ना, हब बन गया था। अब टेम्पल में अब देखेंगे क्या, जैसे हमने अभी आपसे कुछ देर पहले बताया
कि टेम्पल में जो है अनमैरिड गर्ल्स को क्या कर दिया, भेज दिया जाता था फॉर द सर्विस ऑफ द गॉड, जो कि देवदासी कहलाती है, और दे वर गुड इन नंबर्स। इसके अलावा प्रिस्टली क्लास भी होते थे, उनकी अपनी हायरार्की भी होती थी। इसके अलावा मंदिर मैनेजमेंट को लेकर, टेम्पल मैनेजमेंट को लेकर भी कई लोग रहते थे, एंड दे वर गुड इन नंबर्स। ये जो है देवर इवन सम ऑफ द टाइम्स देवर इन थाउजेंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मंदिर के मेंटेनेंस के लिए, अपकीप के लिए भी क्या करना होगा, कुछ इनके पास सोर्स ऑफ इनकम फिक्स होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम तो ऑफरिंग्स में आ ही रहा है, ठीक है ना, बट दैट इज नॉट फिक्स कि कितना आएगा, लेकिन देयर इज अ फिक्स जो है एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए फिक्स सोर्स ऑफ इनकम भी हमारे पास होना चाहिए। इसलिए इन टेम्पल्स को हम देखते क्या है कि लैंड ग्रांट भी दिया जाने लगा, जो कि रेवेन्यू फ्री होता था, यानी कि राजा को इसके लिए रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है ना। इसके अलावा केवल स्टेट या किंग ही नहीं दे रहा है, बल्कि इस समय के जो वेल्दी, यानी कि जो अगर हम लोग बात करें जो अमीर व्यापारी होते थे, वो भी लैंड डोनेट करते थे किसको, इन टेम्पल्स को, ठीक है। इसके अलावा टेम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व था, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी टेम्पल के पास मार्केट्स वगैरह भी लगते थे, ठीक है ना, इकोनॉमिक सेंटर भी होता था। इसके अलावा जो टेम्पल के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही एक जो बोलते हैं एक रिमार्केबल जो है काम होता था, वो था क्या, मनी लेंडिंग का। और मनी लेंडिंग का काम का मतलब ये हो गया, मनी लेंड करके उससे इंटरेस्ट भी अर्न किया जाता था। सो सम टेम्पल्स इवन एंटर्ड इन द मनी लेंडिंग बिजनेस आल्सो, यानी कि दे यूज्ड टू परफॉर्म एज बैंक्स आल्सो, ठीक है ना। बैंक आज ही का, बैंक को कैसे डिफाइन करता है, यही ना कि मनी देता है, ठीक है, लेंड करता है और इंटरेस्ट लेता है, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है जो टेम्पल्स हैं, कि ये केवल सोशियो कल्चरल एक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी जाने जाते हैं। सम ऑफ टेम्पल्स वेर इवन इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा हम देखते क्या हैं कि यहाँ पर में जो है सो बैंकिंग बिजनेसेस में भी वो लोग एंटर कर चुके थे, तो ये सब उनकी एक्टिविटी होती थी। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के कुछ टेम्पल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि कांचीपुरम का है, ये है बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर का है, ठीक है ना, और ये है गंगई कोंड चोलपुरम जो कि किसका है, ये टेम्पल जो है सो राजेंद्र चोला के द्वारा बनाया गया था, राजेंद्र चोला के द्वारा। अब ये टेम्पल आर्किटेक्चर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ से ये वॉल आपको दिख, एरियल व्यू है, ये वॉल है, ये पिलर्ड हॉल भी है, और इन सब में मार्केट भी लगा करते थे, ठीक है। और ये जो आपके पास देखेंगे कि ये आपके पास क्या है, जो टेम्पल टावर है, इसमें कई छोटे छोटे शिखरास भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कैपिटल एलिमेंट है, जो क्यूपला भी बोलते हैं, जिसको कि कैपिटल एलिमेंट भी है। और ये जो सामने का होता था, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस कॉल्ड मंडपा, जो कि पिलर्ड हॉल होता था, इसके थ्रू आप जाएंगे। और ये आपके पास पूरा वॉल है, और इसी में जब ये जो वॉल होगा, इसके सामने यहाँ पर आपके पास गोपुरम होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड ओपन, क्या बोलते हैं इसको, कोर्टयार्ड हमारे पास होता था, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द फाइन एग्जाम्पल्स, फाइनेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कुड से कि किसके हैं, द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के हैं। कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं कि जो गंगई कोंड चोलापुरम है हमारे पास, ठीक है ना, इसको गंगई कोंड चोलापुरम टेम्पल ऑल्सो नोन एज राजा राजा टेम्पल, राजा राजा टेम्पल। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब इनको राजा राजा टेम्पल क्यों बोलते हैं। एक्चुअली क्या राजा राजा क्या है, किंग होते थे। तो हम देखते हैं कि चोला पीरियड में एक काम ये होता था कि जो किंग था उसको उसमें डिविनिटी डाली गई, उनको किंग को डिवाइन एजेंसी के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है। उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियों को क्या कर दिया गया, टेम्पल में स्टैब्लिश किया जाने लगा, ठीक है ना। और उस किंग के नाम पर भी उस टेम्पल को रखा जाने लगा। जैसे आज अगर हम देखें, हम अगर मंदिर जाते हैं तो अगर हमने देखा कि वहाँ पर शिवलिंग अगर है तो हम बोलते हैं ये महादेव का मंदिर है। अगर वो हनुमान जी वहाँ हैं तो हम देखते हैं ये हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है ना। इसी तरीके से हनुमान मंदिर हमने कहा शिव मंदिर है, हमने कहा कि ये कृष्ण मंदिर है, ठीक है, एटसेट्रास। इसी तरह देखेंगे क्या कि उस समय जो देवता होते थे उनके नाम पे भी टेम्पल हो गए, लेकिन उस समय राजाओं के नाम पर भी टेम्पल्स के नाम रखे जाने शुरू किए गए। इसलिए ये जो टेम्पल हमें दिखाई दे रहा है गंगई कोंड चोलापुरम टेम्पल, ठीक है ना, इसको राजा राजा टेम्पल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। दिस वॉज बिकॉज के इंस्टॉल इमेज ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन द टेम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। देयर वेर टेम्पल्स बिल्ट इन द अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कुछ शहर ही नहीं है जहां पर में द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में टेम्पल बनाए गए, बल्कि और कई शहरों में भी हम देखेंगे, अन्य स्थानों पे भी टेम्पल्स बनाए गए। अब आइए हम लोग बोलते हैं कि जैसे हमने कहा कि चोलास वर नोन फॉर देयर कल्चरल एक्टिविटीज, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है यहाँ पे। टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अलावा इस कल्चर की भी एक नायाब प्रस्तुति यहाँ पे है, एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ नटराज स्टैचू, जो हमारे पास दिख रहा है। जो बेसिकली नटराज का जो स्टैचू आप ये देख पा रहे होंगे, बेसिकली डांसिंग पोस्चर ऑफ लॉर्ड शिवा है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बात है यहाँ पर में ये जो इमेज बनाया गया है, इस इमेज को देखें
तो आप जानते हैं कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है, ट्रिनिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है। ट्रिनिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जो कि गुप्ता पीरियड में इमर्ज हुआ था, शायद आपको मालूम होगा। इसमें क्या है हमारे पास, एक होते हैं ब्रह्मा, दूसरे होते हैं विष्णु, और तीसरे हमारे पास होते हैं कौन, शिवा। जिसमें कि ये है कौन, क्रिएटर, ठीक है ना, ये है प्रिजर्वर यानी कि पालक, और ये है आपके पास डिस्ट्रक्टर यानी कि विध्वंस करने वाले। यानी कि सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्म को बनाया गया, पालन करता यानी कि प्रिजर्वेटर के रूप में विष्णु को देखा गया, एंड डिस्ट्रक्शन के रूप में लॉर्ड शिवा को देखा गया। ये जो नटराज की मूर्ति है ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, इतना ब्यूटीफुल तरीके से, यानी कि एक ही इमेज में कई जो एट्रीब्यूट्स के, जो ट्रिनिटी ऑफ द गॉड है उसके एट्रीब्यूट्स को इसमें डाल दिया गया। जैसे इनके हाथों में अगर देखें तो राइट हैंड के अपर पार्ट में देखेंगे देयर इज अ डमरू। डमरू का मतलब क्या है, इट इज साउंड, इट क्रिएट्स अ साउंड ऑफ क्रिएशन। और जो पहला वर्ड है इस वर्ल्ड में जिसने क्रिएशन किया, यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए, दैट रिप्रेजेंट्स दिस डमरू। इसके अलावा देखेंगे दूसरी तरफ इनके लेफ्ट हैंड में जो आप देख रहे होंगे, जो लोअर पार्ट है, यहां पे इनके हाथ में क्या है, फायर है, दिस सेज अग्नि, ठीक है ना, अग्नि, अग्नि का मतलब अग्नि, फायर, जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें तो इनके हाथों को ये देखिएगा, जो लोअर पार्ट ऑफ राइट साइड है, दैट इज कॉल्ड अभय मुद्रा, दैट इज कॉल्ड फियरलेस मुद्रा, पोस्चर, ठीक है ना, यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये देखेंगे कि ये जो डांसिंग, इन पैरों की भी बात है, ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं, बस आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं स्टैचू है, ये आपके पास दरअसल क्या है, ये इग्नोरेंस है, यानी कि इग्नोर करने, इग्नोरेंस मतलब कि अज्ञानता जो इसको बोलते हैं, जो आपके पास अर्थली बॉन्ड्स हैं, इन सभी का ये क्या हो रहा है, ये विनाश होता चला जा रहा है, ठीक है ना। एंड उसके अलावा क्या है कि ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो इनके पास हैं, ये आपके हेयर लॉक्स हैं जो ओपन हो गए हैं, ठीक है ना, ये बिखरते हुए बाल हैं आपके पास, जो उनके डांसिंग पोस्चर के वक्त, जैसे आप जब डांस कर रहे होते हैं, बाल बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपके बाल पूरे खुल जाए तो पूरे बिखरने लगेंगे, ये बिखरे हुए बाल हैं, जो आपको क्या कहते हैं, आपको फेयर होने की कतई जरूरत नहीं है। सो दिस इज द इमेज जो आप देखें बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व किया गया इस समय आकर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये ब्रॉन्ज स्टैचू है नटराज का, जो कि मास्टरपीस माना जाता है चोला स्कल्पचर का। इसके अलावा आर्ट ऑफ स्कल्पचर में देखेंगे कि यहाँ पर गोमतेश्वर का स्टैचू भी बनाया गया है श्रवण बेलगोला में, और श्रवण बेलगोला आप जानते हैं किससे रिलेटेड है, दैट इज विद एसोसिएटेड विद जैनिज्म। ये हो गया। इसके लिटरेचर रिलीजन में भी काफी ग्रोथ होता है। इस समय लिटरेचर में देखें तो तमिल का जम करके यूज होता है, तमिल लिटरेरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पैरेलली हम देखेंगे संस्कृत का ग्रोथ भी चोला पीरियड में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इस समय देखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज में तो देखेंगे कि इस समय साउथ इंडिया में होता क्या है कि भक्ति मूवमेंट का जोर पड़ता है, और भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ इंडिया से ही होती है, अलवार और नैनार संतों से होती है, ठीक है ना। अलवार जो है वो वैष्णवाइट सेंट्स हैं, नैनार जो है सवाइट सेंट्स हैं, ठीक है ना। और इन सेंट्स ने क्या किया, ये जो इस समय की जो भाषा है, ठीक है ना, उन सभी का यूज किया, जिसकी वजह से तमिल और जो संस्कृत है, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही क्या होता है, बहुत ग्रो करता है। तो हमने देखा ये कौन है, अलवार्स, जो कि वैष्णव, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, अलवार इज कॉल्ड वैष्णवाइट्स। अलवार जो है विष्णु के फॉलोअर हैं, फॉलोअर ऑफ विष्णु, फॉलोअर ऑफ विष्णु, ठीक है। सो दिस वुड बी दिस, और नैनार्स वर सेवाइट्स। तो ये वैष्णवाइट है, वैष्णवाइट्स, ठीक है। और जो हमारे पास नैनार्स हैं, ये कौन है, ये कौन है, अलवार्स, अलवार्स वर सेवाइट्स, ये सेवाइट्स, सेवाइट्स, ठीक है। इसको जरा इंप्रूव कर लीजिएगा, ये गलत है, ये गलती से हो गया होगा। अलवार्स वर कौन, अलवार्स वर वैष्णवाइट्स, और जो नैनार्स हैं दे वर सेवाइट्स, ठीक है। इस समय हम देखेंगे एक किताब भी लिखी जाती है, कलेक्शन ऑफ 11 वॉल्यूम्स, जिसको बोलते हैं तिरुमुरईस, ठीक है ना। और ये तिरुमुरई का जो रिलेवेंस इतना ज़्यादा है, इसके इतनी महत्ता है कि इसे 5th वेदा तमिल रीजन में कहा जाता है। तो तिरुमई इज नोन एज 5th वेदा। तो हमने देखा क्या कि जो कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, इसमें ये सारी बातें हमें देखने को मिली है। आपने आर्किटेक्चर में द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के क्लाइमेक्स को देखा, आपने स्कल्पचर में अपने ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नटराज को देखा, आपने इसके अलावा गोमतेश्वरा के टेम्पल को देखा, लिटरेचर में आपने देखा, लैंग्वेज में आपने देखा, लिटरेचर में देखेंगे 5th वेदा के रूप में तिरुमई आई। इसके लैंग्वेज में हम देखेंगे तमिल और संस्कृत का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि इस समय लिटरेचर में कंबन, इसने क्या किया, जो है तमिल रामायण की रचना करता है, ठीक है ना, जो कि क्लासिकल अचीवमेंट है। ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चोला किंग्स एज वेल, ठीक है। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है ना, तो हमने देखा था कि चोलास के डिक्लाइन के बाद
जो तमिल रीजन है इसमें कई छोटे छोटे स्टेट्स आए, जिसमें हम देखेंगे चालुक्याज ऑफ कल्याणी, होयसलास, ये सब लोग आते हैं, ठीक है ना। कल्याणी, हेलीबेड, इस सब में देखेंगे सब में टेम्पल कंस्ट्रक्शन होता है। इवन होयसलास जो है, होयसलास्वरा है टेम्पल, ये भी अपने स्लिट प्लान के लिए यानी कि स्टार शेप प्लान के लिए जाना जाता है और अभी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज के भी हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट के साथ साथ कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज भी क्या करेगा, वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होना शुरू करेगा। चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज और होयसलाज ने क्या किया, इन लैंग्वेज को पैटर्नाइज भी करना शुरू किया, ठीक है, पैटर्नाइज भी इनको मिला। इसमें देखेंगे कि कुछ किंग हैं, जैसे एक दो नाम है जिसमें अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रकूटा किंग के रूप में अगर हम लोग बात करें तो अमोघ वर्षा है, जो कि एक कल्चरल किंग था, ठीक है ना, लिटरेरी पर्सनालिटी था और इसने क्या है, कन्नड़ में कई पॉलिटिक्स को लिखा भी। इसके अलावा हम जानते हैं कि कन्नड़ पोएट्री के ट्रायो के रूप में ये है रण, पुन, अन्य, पंप, ये सब द 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ पोएट्री माना जाता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, याद रखिएगा इनको। फिर देखें, ननिया स्टार्टेड राइटिंग द तेलुगु वर्जन्स ऑफ महाभारत विच वॉज कंप्लीटेड बाय तिक्काना, ठीक है। तो रामायण ही नहीं लिखा गया कंबन के द्वारा, बल्कि ननिया के द्वारा जो है सो महाभारत को भी कंपोज किया गया, जिसको कि कंप्लीट करने का काम तिक्काना के द्वारा किया गया। फोक थीम्स वेयर कॉमन विच रिफ्लेक्टेड द रूरल साइड्स ऑफ द लैंग्वेजेस, और इस समय जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया, ठीक है ना, खासकर भक्ति सेंट्स के द्वारा, बाकी तो आपने देखा है पैटर्नेज भी मिला था इनको स्टेट के द्वारा, तो इन लोगों ने जो सोशल इशूज हैं कॉमन पीपल के, उनको भी उन्होंने उठाना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद देखें, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो फ्लोरिश इन दिस पीरियड, ठीक है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स तो हमने देखा कि खुद स्टेट भी इंटरेस्ट ले रहा था और ट्रेड एंड कॉमर्स को ही क्या करने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए इन्होंने कई जो है सो क्या कि जो है मेरीटाइम जो है वॉरफेयर भी इन्होंने किया। टेम्पल भी जो है सो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। सो ट्रेड एंड कॉमर्स पूरी तरह से फ्लोरिशिंग स्टेट में था, ठीक है ना। इस समय का हम देखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इस समय पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ही केवल नहीं हुआ, बल्कि कल्चरल डेवलपमेंट भी साउथ इंडिया में हुआ। एंड दैट्स वाई हम देखते क्या है कि ये ग्रेटेस्ट पीरियड है साउथ इंडिया का, जिसको कि हम लोग बोलते क्या है, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए ये सेशन भी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो इसी आशा के साथ see you in the next session. Till then, bye bye. Take care, everyone. Lots of love and the blessings.